जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लेकर आया हूं समाजशास्त्र के महामैराथन क्लास यानी सोशियोलॉजी का महामैराथन क्लास। यदि आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को तैयार कर लेते हैं तो आप अपने बोर्ड परीक्षा में समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में 100 नंबर पूरा लाएंगे। देखिए, आपको ध्यान क्या देना है, समाजशास्त्र यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो आपका 2025 का होने वाला है उसी का 2025 क्लास 12-10 सोशियोलॉजी महामैराथन क्लास। यह महामैराथन क्लास है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न और प्रश्न का उत्तर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और प्रश्न उस प्रश्न का उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न और प्रश्न का उत्तर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और प्रश्न का उत्तर, यानी सभी प्रश्न और सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मैं आपका हल कराने वाला हूँ। देखिए, बोर्ड परीक्षा 2025 8 मार्च 2025 को 100 नंबर पक्का। 8 मार्च को आपका परीक्षा है। उससे पहले आपको चाहे जैसे इस वीडियो को देख लेना है और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को याद कर लेना है। 100 नंबर के लिए बस इतना प्रश्न तैयार कर लो। यदि आप इतना प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ 100 नंबर नहीं तो 98 नंबर 96 नंबर तो आपका ज़रूर आ जाएगा। आप यदि मन से अपना पढ़ाई करते हैं और ध्यान से अपना तैयारी को करते हैं। तो चलिए, अब आपका पहला मैं आपको शुरू करता हूं बहुविकल्पी प्रश्न से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर पैटर्न को समझ लेना है कि आखिर कितना प्रश्न कितने नंबर का प्रश्न आता है और कौन सा प्रश्न कितने शब्दों में लिखना पड़ता है। तो देखिए, निर्देश एक तरह से क्या है, निर्देश। पहला निर्देश यह कहता है कि आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। क्या करना है? सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, इतना आप समझ लीजिए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक, अब इसमें आपके पहला प्रश्न जो आपका आता है वह कौन सा आता है? बहुविकल्पीय प्रश्न। कौन सा? बहुविकल्पीय बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न, पहला प्रश्न आपका आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। 1 × 10 बराबर 10 नंबर, यानी एक एक नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, 1 से 10 तक क्या हो गया? प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। फिर आपके दूसरे नंबर पर पूछेगा प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक। कितना? 11 से 20 तक रहेगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा? अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, प्रश्न संख्या 11 से 20 तक। तो कितना हो गया टोटल? यहाँ से भी 10 प्रश्न हो गया, 10 प्रश्न। अब यह 3 नंबर का एक प्रश्न, यानी 3 × 10, 3 नंबर का एक प्रश्न, 3 × 10 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 30 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे चलते रहिए। तो 10 नंबर ऑब्जेक्टिव का था प्लस 30 नंबर किसका था? आप याद करते जाइए, अभी मैं आपको जुड़वा देता हूँ। फिर प्रश्न संख्या 20 हो गया। अब तीसरे नंबर पर कौन सा प्रश्न आएगा? लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा? लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपका होता है आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के, यानी 6 × 6 बराबर 36। 6 नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 36 नंबर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न से कंप्लीट हो जाएगा। तो अति लघु उत्तरीय में थोड़ा सा मैंने क्या गलती किया कि जो अति लघु उत्तरीय है उसको आपको कितने शब्दों में, उसको आपको 25 शब्दों में आपको आंसर देना पड़ता है। कितने शब्दों में? 25 शब्दों में आपको आंसर देना पड़ता है। ठीक, अब आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इसको आपको 50 शब्दों में इसका आंसर आपको देना पड़ता है। कितने शब्दों में? 50 शब्दों में। अब चौथा प्रश्न जो आपका आएगा, चौथे टाइप का जो आएगा वह आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, या जिसे आप विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं। उत्तरीय प्रश्न, देखिए कौन सा प्रश्न, थोड़ा सा कट गया, सॉरी इसके लिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यह कितना होता है? तो यह आपका 8 नंबर का 8 × 3 बराबर 8 × 24 नंबर का यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कितने शब्दों में?
150 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना पड़ता है। तो चलिए अब बहुविकल्पी प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। तो टोटल कितना हो गया? अब देखिए, जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न था तो 21 से लेकर कितना 10 से लेकर कितना प्रश्न तक था? तो प्रश्न संख्या 11 से 20 तक कितना था? 11 से 20 अति लघु उत्तरीय। ठीक, देखिए शुरू से मैं बता देता हूँ। 1 से 10 तक क्या रहेगा? बहुविकल्पीय, कामा 11 से लेकर 20 तक अति लघु उत्तरीय, कामा अब आपका जो आएगा 21 से 20 तो हो गया, 21 से लेकर कितना? 26 तक, 21 से लेकर 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, कामा 21 से लेकर कितना? 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न। अब प्रश्न संख्या 27 से लेकर कितना? 27 से 29 तक आपका होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यानी यह कितना प्रश्न होगा? तो 3 प्रश्न यह दीर्घ उत्तरीय होगा और 6 प्रश्न आपका लघु उत्तरीय होगा और 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय, 10 प्रश्न बहुविकल्पी। तो चलिए अब बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका बहुविकल्पी प्रश्न पहला। यानी आपका कौन सा प्रश्न? बहुविकल्पी प्रश्न कितने नंबर का? 10 नंबर का पूछा जाएगा। 1 गुणे 10 कितना? 1 गुणे 10 बराबर 10, यानी 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। कौन सा? बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आपका है, आपको क्या करना है? कमेंट में आंसर को लिख देना है और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आपको किसी भी सब्जेक्ट पर यदि महामैराथन क्लास चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। मैं आपको किसी भी सब्जेक्ट पर आप कमेंट करेंगे, मैं आपको उस सब्जेक्ट पर महामैराथन क्लास लाऊंगा जिनमें सभी प्रश्नों का उत्तर भी मैं बताऊंगा, वो भी समझा कर। तो पहला प्रश्न आपका पूछा है, आधुनिकीकरण के क्या परिणाम हैं? ऑप्शन नंबर क है नए वर्गों का उदय, ऑप्शन नंबर ख है साक्षरता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ग है रोजगार में वृद्धि, ऑप्शन नंबर घ है ये सभी। तो आपका प्रश्न नंबर पहले का ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे क के जगह पे ए बी सी डी दे दे तब भी आपको घबराना नहीं है। तो तब उसमें अगर ए बी सी डी दिया रहेगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर तब डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक, तो उसके लिए आप घबराइए मत, जो दिया है वही आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट। क्यों? आधुनिकीकरण के क्या परिणाम है? क्या नए वर्गों का उदय हुआ? हाँ, नए नए वर्ग आए हैं, यानी नए नए लोग नए तरह के सोच रखते हैं, विकास करते हैं। साक्षरता में वृद्धि, क्या साक्षरता पढ़ाई लिखाई में वृद्धि हो रहा है? हाँ, आधुनिकीकरण के कारण ही साक्षरता में वृद्धि यानी पढ़ाई में वृद्धि हो रहा है। रोजगार में वृद्धि, लोग पैसा पा रहे हैं, रोजगार कर पा रहे हैं, काम यदि पा रहे हैं, अच्छी तरह से अपना काम कर ले रहे हैं, तो ये क्या है? आधुनिकीकरण के परिणाम हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। तो पहले का ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये सभी। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा आपका पूछा है। दूसरा प्रश्न नंबर आपका है, दूसरा क्या है कि किस वर्ष में पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया? आखिर किस वर्ष में जो पंचायती राज्य है उससे संबंधित जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर क है सन 1992 में, ऑप्शन नंबर ख है सन 1994 में, ऑप्शन नंबर ग है सन 1996 में, ऑप्शन नंबर घ है सन 1998 में। तो आपका प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर क बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो पंचायती से संबंधित 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया था वह सन 1992 ईस्वी में पारित किया गया था। तो प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आपका प्रश्न नंबर तीसरा है। तीसरा प्रश्न क्या पूछा है? उपनिवेशवाद किससे संबंधित है? आखिर उपनिवेशवाद किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर क है पूंजीवाद से, ऑप्शन नंबर ख है राष्ट्रवाद से, ऑप्शन नंबर ग है निरंकुशवाद से, निरंकुशतावाद से, ऑप्शन नंबर घ है नाजीवाद से। तो आपका प्रश्न नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? पूंजीवाद से। उपनिवेशवाद किससे संबंधित है? पूंजीवाद से। यानी जो उपनिवेशवाद करेगा, जो किसी राष्ट्र पर क्या करेगा? कब्जा करेगा, जैसे उस पर अपना अधिकार जमाएगा, उसको जैसे मान लीजिए गुलाम बनाएगा उसको, तो पूंजीवाद से। यानी उपनिवेशवाद किससे पूंजीवाद से, यानी वह पैसा वाला देश रहेगा तभी ऐसा करेगा।
तो राष्ट्रवाद तो एक तरह की भावना होती है व्यक्ति के अंदर, निरंकुशतावाद एक विचारधारा एक तरह के, नाजीवादी भी एक तरह से विचारधारा ही समझ लीजिए है। तो प्रश्न नंबर आपका जो तीसरा है, तीसरे का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगले की तरफ। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 4 है, कोलकाता यानी जिसे अब कलकत्ता भी कहा जाता है, किस नदी के किनारे अब स्थित है? यानी कलकत्ता किस नदी के किनारे है या कोलकाता किस नदी के किनारे है? ऑप्शन नंबर क है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ख है हुगली, ऑप्शन नंबर ग है शारदा, ऑप्शन नंबर घ है महानंदा। तो जो आपका कोलकाता है या कलकत्ता है वह ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, हुगली नदी। जो कोलकाता है या कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 5वां है, 5वां आपका प्रश्न नंबर क्या पूछा है कि ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है, यानी जो ग्रामीण समुदाय है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? उद्यम आधारित समाज ऑप्शन नंबर क, ऑप्शन नंबर ख है व्यापार आधारित समाज, ऑप्शन नंबर ग है कृषि आधारित समाज, ऑप्शन नंबर घ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या उद्यम आधारित समाज है? क्या लोग ज़्यादातर जो आपका कोई कंपनी डालते हैं, कोई क्या करते हैं उद्योग खोलते हैं उससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ख क्या कह रहा है कि व्यापार आदि। क्या यह व्यापार से आधारित समाज है ग्रामीण समुदाय के लोगों की जो विशेषता है? और ऑप्शन नंबर ग कह रहा है कि कृषि आधारित समाज। हाँ, क्योंकि कृषि सभी लोग करते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका प्रश्न नंबर 5वां है, 5वें का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या कृषि आधारित समाज। तो चलिए प्रश्न नंबर 6वें की तरफ। प्रश्न नंबर 6वां है, प्रश्न नंबर 6 क्या है? ग्राम में नगरी शहर की अवधारणा क्या है? ग्राम में नगरी शहर की अवधारणा क्या है? ग्राम में मतलब एक तरह से आप ग्राम गांव ही समझ लीजिए, नगरी मतलब नगर या शहर होता है। ऑप्शन नंबर क है केवल ग्राम्यता, ऑप्शन नंबर ख है केवल नगरीयता, ऑप्शन नंबर ग है ग्राम्यता एवं नगरीयता का संयोजन, ऑप्शन नंबर घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा, ग्राम्य एवं नगरी ग्राम्यता एवं नगरीयता का संयोजन। जो गांव होता है उसमें एक तरह से ग्राम्यता एवं नगरीयता का संयोजन होता है, दोनों मिलजुल कर रहते हैं। या कहीं पर जैसे गांव है तो बगल में शहर है, तो इस तरह से क्या है ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। अब चलिए प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। आपका प्रश्न नंबर 7 है, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है S.C. दुबे, ऑप्शन नंबर ख है D.N. मजूमदार, ऑप्शन नंबर ग है M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर घ है ऑप्शन नंबर घ क्या है आंद्रे बेतेई। तो आपका प्रश्न नंबर 7वें का जो इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने किया? तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा, S.C. दुबे ने किया था। किसने किया था? S.C. दुबे ने किया था। क्या? इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना इन्होंने किया था। तो प्रश्न नंबर 7वें का ऑप्शन नंबर आपका का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 8 है, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर क है स्पेंसर, ऑप्शन नंबर ख है वेबर, ऑप्शन नंबर ग है माल्थस, ऑप्शन नंबर घ है सोरोकिन। तो आपका जो प्रश्न नंबर 8वां है, 8वें का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? ग आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर ग, कौन सा? ग क्या है माल्थस। जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत दिया था वह माल्थस ने दिया था। तो चलिए अब प्रश्न नंबर अगले की तरफ। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 9 पर पूछा गया। प्रश्न नंबर 9 है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर क है 1825, ऑप्शन नंबर ख है 1826, ऑप्शन नंबर ग है 1827 और ऑप्शन नंबर घ है 1828। तो आपका प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 10वां है, प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी? प्रभु जाति यानी प्रभु जाति कहें या प्रबल जाति कहें, इसकी अवधारणा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर क है S.C. दुबे, ऑप्शन नंबर ख है M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर
ग है JS घुर्रे और ऑप्शन नंबर घ है योगेंद्र सिंह। तो आपका प्रश्न नंबर 10वें का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। MN श्रीनिवास। प्रभु जाति या प्रबल जाति की अवधारणा किसने दिया? तो MN श्रीनिवास ने दिया। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आता है प्रश्न संख्या कितना 11, यानी मैंने आपको बताया था प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक आपका क्या होता है अति लघु उत्तरी प्रश्न, वो भी 30 नंबर का, यानी 3 नंबर कितना होता है 3 गुणे 10 बराबर 3 दहा में 30 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा अति लघु उत्तरी प्रश्न से। कितने शब्दों में? मात्र आपको 25 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना होता है। अब शब्द क्या होता है इसको आप जान लीजिए एक बार। जैसे मान लीजिए नगरी लिखा है 1 शब्द, समुदाय लिखा है 2 शब्द, को लिखा है 3 शब्द, परिभाषित लिखा है 4 शब्द और कीजिए 5 शब्द। तो इस तरह से यह 5 शब्द हो गए। इसी तरह से 5-5 करके आपको 25 शब्दों में उत्तर देना है अति लघु उत्तरी प्रश्न। 3-3 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 दहा में 30 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा इस प्रश्न से। थे प्रश्न संख्या कितना 11 से लेकर 20 तक आपका क्या है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए अब आपके मैं जो प्रश्न आपका अति लघु उत्तरीय है उसका शुरुआत मैं करता हूँ। प्रश्न संख्या 11 यानी अति लघु उत्तरीय का आपका पहला प्रश्न। अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न आपका क्या है प्रश्न संख्या 11, नगरीय समुदाय को परिभाषित कीजिए। यानी नगरीय समुदाय क्या होता है या किसे कहते हैं आप इसको बताइए। नगरीय समुदाय, तो इसका उत्तर हो जाएगा नगरीय समुदाय से तात्पर्य उस समाज से है जहां जनसंख्या ग्रामीण समुदाय में अधिक हो। एक गांव है जहां पर ग्रामीण समुदाय में, एक गांव में जो जनसंख्या वह अधिक हो, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो और वहां की संस्कृति एवं सभ्यता में आधुनिकता हो। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या कह रहा है कि प्रश्न आपका कह रहा है नगरीय समुदाय को परिभाषित कीजिए। अब इसमें आपको उत्तर में यही लिखना प्रश्न संख्या 11 का कि जो नगरीय समुदाय से तात्पर्य है, जो नगरीय समुदाय है इसमें पहला चीज़ क्या होना चाहिए, जनसंख्या ग्रामीण समुदाय में अधिक हो, गांव हो जिसमें जनसंख्या अधिक हो और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो यानी वह पढ़ाई लिखाई में ठीक हो, काम धाम करने में ठीक हो, रोजगार हो, वह लोग मतलब बेरोजगार ना हो, एक तरह से रोजगार हो, वह काम भी करते हो, पैसा कमाते हैं। वहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता में आधुनिकता हो, वहाँ की संस्कृति भी अच्छा हो, जैसे जिस तरह से आप संस्कृति चल रही है और आधुनिकता हो, किसी तरह से हर तरह से विकास हुआ हो, किसी चीज़ का कमी ना हो। तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 11 का उत्तर। अब चलिए अगले तरफ का प्रश्न नंबर अति लघु उत्तरीय का अब दूसरा प्रश्न आएगा, यानी प्रश्न संख्या कितना 12। तो कितना आपका है, तो प्रश्न संख्या आपका 11 से मैं आपको बताया था कितना, प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक। तो इतना आपका हो गया प्रश्न संख्या 11 अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न हो गया। तो 11 से कितना आएगा, 11 से 20 तक आपका वही होगा, 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 12 की तरफ। जिस तरह से मैं आपको बताया हूँ कि टोटल 27 प्रश्न आएंगे, ठीक इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, कोई बदलाव नहीं रहेगा। आपका प्रश्न नंबर 12 है उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य है। यानी उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य है, उपनिवेशवाद क्या होता है या उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सेम इसी तरह से प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन पूरी तरह से जान रहा हूँ कि इसी तरह से पूछा जाएगा, लेकिन इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको कोई दिक्कत ना हो। आप कैसे भी प्रश्न पूछे आप उसका उत्तर दे सकें। उत्तर इसका है उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अंशतः या पूर्णतः राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त कर उसका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दोहन करता हो, तो उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। क्या होता है कि उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर, एक देश है दूसरे देश पर, उदाहरण के लिए जैसे ब्रिटेन यानी जो अंग्रेज़ों लोग थे, अंग्रेज़ जो थे
वह एक राष्ट्र अंग्रेज हो गया यानी ब्रिटेन हो गया, दूसरा राष्ट्र हो गया भारत, और भारत पर क्या किया, कब्जा किया। अंशतः या पूर्णतः, पूरी तरह से या आधा या पूरी तरह से ही कब्जा किया, तो उसकी राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त कर, जो राजनीतिक नियंत्रण है यानी जो भी उसकी राजनीति है उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, उस पर वह राजनीति करने लगा और वह अपना सरकार बनाया। एक तरह से हो गया आर्थिक, यानी पैसे से संबंधित समस्या लोगों को आएगा और वह पैसा में भी नियंत्रण कर लिया कि हम ही लोगों को रोजगार देंगे, पैसा देंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक दोहन करता हो, सामाजिक कि लोगों का समाज में क्या हक है, अधिकार है, उसको ले लिया। वह समाज में लोगों का क्या अधिकार है, हक है, उसको ले लिया, ठीक। और उसको लेने के बाद उसका दोहन करता है। दोहन मतलब एक तरह से जान लीजिए कि उसका क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, उसका उपयोग नहीं कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, यानी उसका विरोध कर रहा है, जैसे मन तैसे गलत तरीके से उसको साबित कर रहा है और उसका उपयोग कर रहा है, यानी किसी चीज़ का उपयोग नहीं कर रहा है, उसका दोहन कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है किसी दूसरे देश की संस्कृति के, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कि उपनिवेशवाद क्या होता है। एक देश जब दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है, उसको गुलाम बना लेता है, तो उसी को हम उपनिवेशवाद कहते हैं सरल शब्दों में। चलिए प्रश्न नंबर 13 की तरफ। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 13, सामाजिक आंदोलन की विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। यानी सामाजिक आंदोलन के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए, या सामाजिक आंदोलन कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह से आप इसको बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे सामाजिक आंदोलन को निम्न 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। सामाजिक आंदोलन को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका क्या है, सुधारवादी सामाजिक आंदोलन, यानी किसी चीज़ में सुधार करना है तो सुधारवादी सामाजिक आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन मतलब अपनी मांगों को मांगा जाएगा सरकार से या किसी भी व्यक्ति से, तो उसी को हम आंदोलन कहेंगे अगर अपनी मांग को मांगा जाए। प्रतिदानात्मक सामाजिक आंदोलन, यह भी एक तरह से आंदोलन का प्रकार है। इसमें भी यदि किसी व्यक्ति की आवश्यकता हो, प्रतिदानात्मक यानी एक तरह से आप समझ लीजिए कि कोई भी, जैसे कोई अपने मांग को मांग रहा है कोई व्यक्ति, यह भी आंदोलन एक तरह से अपने मांग को मंगवाने के लिए ही कोई भी मांग आंदोलन किया जाता है। तो प्रतिदानात्मक सामाजिक आंदोलन, किसमें, सामाजिक आंदोलन यानी जो पूरे समाज में किए जाते हैं। तीसरा आपका क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन, क्रांतिकारी, अब कोई क्रांतिकारी व्यक्ति है वो भी अपने मांग को मार रहा है, तो ये भी एक तरह से क्या, क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन। यही तीनों सामाजिक आंदोलन हैं। कितने सामाजिक आंदोलन है, तो 3। तो प्रश्न नंबर आपका 13 का यही रहा उत्तर। आप यही यदि लिख देंगे तो आपको 3 नंबर पूरा मिल जाएगा, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न में और अति लघुत्तरी प्रश्न में एक भी नंबर नहीं काटे जाते हैं, तो यहाँ से आपको 3 नंबर पूरा दे दिया जाएगा। और यदि आप अच्छी तरह से लिखेंगे लघु उत्तरी को तो 6 नंबर भी मिल सकता है, और दीर्घ उत्तरी को अच्छी तरह से लिखेंगे तो 8 नंबर भी मिल सकता है। 8 नहीं तो 7.5 नंबर मिल सकता है, और 6 नहीं तो आपका 6.5 नंबर 5.5 नंबर या 5 नंबर इसमें भी मिल सकता है। तो आपके लिखने के ऊपर है, आप किस तरह से लिख रहे हैं, क्या आप अच्छी तरह से और लिख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर के हल करके आ रहे हैं, अच्छी तरह से क्वेश्चन नंबर डाल रहे हैं कि नहीं। तो मेन चीज़ होता है आप कॉपी कैसे लिखें। यदि आप कॉपी को अच्छी तरह से लिख देते हैं और प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं तो आपको वहाँ पर पूरा नंबर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, हर प्रश्न को हल करके आना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। यानी यह आपका समाजशास्त्र सोशियोलॉजी, इसमें आपके 27 प्रश्न पूछे जाएंगे। 27 प्रश्न को आपको बोर्ड परीक्षा में हल करके आना है। तो प्रश्न नंबर 1 क्या था, सामाजिक आंदोलन की विभिन्न प्रकार। तो सामाजिक आंदोलन 3 प्रकार के होते हैं। यही आपका है पहला सुधारवादी सामाजिक आंदोलन, प्रतिदानात्मक सामाजिक आंदोलन, तीसरा आपका है क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन। यही तीनों सामाजिक आंदोलन हैं। चलिए प्रश्न नंबर अगले की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 14 है। प्रश्न नंबर 14 है, दहेज प्रथा का क्या अर्थ है। उत्तर लिखेंगे, सामान्यतः दहेज या दहेज प्रथा उस धन या संपत्ति को कहते हैं जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। कन्या पक्ष यानी किसी लड़की के घर के द्वारा, उनके पिता के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, वर पक्ष यानी लड़के के तरफ अगर लड़कों को दिया जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, दहेज प्रथा कहेंगे। यानी यदि आप तो दहेज के बारे में पूरी तरह से जान रहे हैं कि यदि कोई
लड़का दहेज मांगता है अपने विवाह में, तो लड़की के माता पिता या कोई भी लड़की का भाई, कोई भी उनको क्या करें, कोई दहेज दे दे, सामान दे दें, तो इसी को हम दहेज प्रथा कहते हैं। दहेज या दहेज प्रथा के नाम से जानते हैं। तो यही था आपका प्रश्न नंबर 14। अब चलिए प्रश्न नंबर 15 की तरफ। आपका प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? जो सत्य शोधक समाज है इसकी स्थापना किसने किया था? उत्तर में लिखेंगे ज्योतिबा गोविंद राव फूले ने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यह संगठन निम्न जाति के लोगों के मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समर्पित था। फूल नहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा, फूले, एक ही मात्रा, फूले ने छुआछूत के नियमों का विरोध किया। अब देखिए इसमें समझना क्या है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किसने किया? ज्योतिबा गोविंद राव ने किया। ठीक, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब? 1873 ईस्वी में। अब यह संगठन किसके लिए था? तो निम्न जाति के लिए था, जो छोटे जाति के लोग होते हैं, और उनके क्या, उनके जो अधिकार होते हैं और उनके सामाजिक न्याय, यानी कोई भी उनके साथ अत्याचार ना करें, उसके लिए सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए न्याय ना करें, और न्याय के बदले अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको न्याय देना। अगर कोई गलत कार्य कर रहा है, अगर कोई उनको सता रहा है, तो उसमें क्या करना है, उनको न्याय दिलाना मतलब एक तरह से अगले को सज़ा देना और एक को न्याय दिलाना। इसके प्राप्ति के लिए समर्पित यह था। फूले ने, अगला क्या है, फूले ने छुआछूत के नियमों का विरोध किया। और जो ज्योतिबा गोविंद राव फूले हैं, इन्होंने क्या किया कि छुआछूत, यानी जो छुआछूत, कोई कहे कि वह बड़े जाति का, वह छोटे जाति का है, इसका नहीं छूना, उसका नहीं छूना, तो इसका उन्होंने क्या किया, विरोध किया। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 15। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या करा, उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा? उपनिवेशवाद के दौरान, यानी जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों के गुलाम था, तो उस समय जो भारत की अंग्रेजी शिक्षा थी, अंग्रेज़ों की जो शिक्षा आई, उसके दौरान भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, या भारत के लोगों पर, भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो क्या है, उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा? अंग्रेजी शिक्षा यानी जो अंग्रेज़ों की पढ़ाई थी, उस पढ़ाई के जरिए भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर लिखेंगे उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा का एक नए मध्य वर्ग का जन्म हुआ। एक तरह से एक नए मध्य वर्ग का जन्म हुआ। अंग्रेजी भाषा में कुशल नए मध्यवर्गीय भारतीयों ने पश्चिमी के अनेक दार्शनिकों ने विचारों को पढ़ा। पश्चिमी के अनेक दार्शनिकों ने विचारों को पढ़ा, इनके विचारों को पढ़ा, जाना तथा उनके उदार प्रजातंत्र की अवधारणा से अवगत हुए। और भारत में जो पश्चिमी के अनेक जो दार्शनिक थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के बारे में, इनकी भाषाओं के बारे में पढ़ा और उनके बारे में अच्छी तरह से जाना। तो जब इनका शिक्षा आया तो क्या हुआ, अंग्रेजी शिक्षा से क्या हुआ, एक नए मध्य वर्ग का जन्म हुआ। एक होता है निम्न वर्ग, एक होता है मध्य वर्ग, एक होता है उच्च वर्ग। निम्न वर्ग मतलब जो थोड़ा बहुत अमीर हो, तो मध्य वर्ग का एक तरह से जन्म हुआ। नए मध्यवर्गीय भारतीयों ने पश्चिमी के अंग्रेजी भाषा में क्या हुआ कि कुशल कुछ नए मध्यवर्गीय आए, जो भारतीयों ने पश्चिमी के अनेक दार्शनिकों ने विचारों को पढ़ा। भारतीयों ने पश्चिमी के अनेक दार्शनिकों के जो विचार हैं उसको पढ़ा। पश्चिम है, पश्चिम के कुछ क्या है, कुछ लोग दार्शनिक है, उन्होंने क्या किया, विचारों को पढ़ा, जाना तथा उनके उदार प्रजातंत्र की अवधारणा से अवगत हुए। जो उदार प्रजातंत्र यानी एक तरह से वह क्या करते थे, लोकतंत्र नहीं था, प्रजातंत्र, यानी वह अपना शासन करते थे, वह जैसे कोई चीज़ कहते थे वैसे ही कोई चीज़ होता था। तो ये था प्रश्न नंबर 16। इसका उत्तर मात्र 25 शब्दों में देना है। प्रश्न नंबर 17 है, वर्ण से आप क्या समझते हैं? वर्ण क्या होता है? उत्तर में लिखेंगे वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग है।
वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रंग। समाज के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 श्रेणियों के विभाजन को वर्ण कहा जाता है। इन्हें कभी-कभी पंचम या पाँचवीं श्रेणी भी कहा जाता है। वर्ण, वर्ण मतलब एक तरह से आप जाति समझ लीजिए। तो पहले वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रंग होता है। और पहले कुल कितनी जातियाँ थी? तो 4 जातियाँ थी, एक तरह से 4 वर्ण थे। कितने थे? ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी जो पंडित होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, क्षत्रिय जो युद्ध में भाग लेता था, वैश्य यानी जो व्यापार करता था, और शूद्र जो सबकी सेवा करता था। तो इस तरह से 4 श्रेणियों में बटा था, जिसे हम क्या कहते हैं? 4 श्रेणियों में बटी जो विभाजन है वर्ण, इन्हीं को वर्ण कहा जाता है। और इसे कभी-कभी क्या कहा जाता है? पंचम या पाँचवीं श्रेणी भी कहा जाता है। किसको? वर्ण को। तो ये रहा प्रश्न नंबर 17। बिल्कुल आसान भाषा में और आसान तरीके से सभी प्रश्नों को समझना है और उसको बोर्ड एग्जाम में बनाकर लिखना है। अब जैसे मान लीजिए कोई मेन टॉपिक क्या है, कोई जैसे रंग में आप डाल सकते हैं, रंग ब्लैक से डाल सकते हैं, इसको भी ब्लैक कर सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय। इससे क्या होता है? एक तरह से हाईलाइट हो जाता है। तो टीचर देखते हैं तो कहते नहीं ये सही है, सही लिखा, तो उस पर नंबर पूरा मिल जाता है। वैसे भी पूरा मिलता है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। चलिए अब प्रश्न नंबर अगले की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है। 18 क्या पूछा प्रश्न? जातिवाद से होने वाली 3 हानियों के बारे में लिखिए। आखिर जो जातिवाद है, जातिवाद मतलब कोई अपने आप को बड़ा जाति कह रहा है, दूसरे को छोटा जाति कह रहा है, तो आखिर इससे क्या हानियाँ हो रही हैं? इससे होने वाली 3 हानियों को लिखिए। उत्तर लिखेंगे। जातिवाद से होने वाली 3 हानियाँ इस प्रकार हैं। पहला हानि क्या है? इससे सामाजिक एकता कमज़ोर होती है, यानी इससे जो समाज में लोग हैं और एक दूसरे से जो एकता बनाए हुए हैं, वह कमज़ोर हो जाता है। जब समाज के लोग हैं अपने में जातिवाद करेंगे, मिलकर नहीं रहेंगे, तो एक तरह से क्या होगा? सामाजिक एकता कमज़ोर हो जाएगा। दूसरा है, इससे सामाजिक संगठन को क्षति पहुंचती है। सामाजिक संगठन यानी कोई व्यक्ति एकजुट हुआ है, एक तरह से संगठन बनाया है, अब उसमें वो कहेगा कि वह उस जाति का है, वो छोटे जाति का, वो बड़े जाति का है, तो इससे क्या होगा? जो सामाजिक संगठन है इससे भी क्षति पहुंचेगा, इससे भी नुकसान पहुंचेगा। इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। अब इससे क्या होता है? भ्रष्टाचार बढ़ता है और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। भ्रष्टाचार मतलब एक तरह से घूस लेना। कोई व्यक्ति है किसी पद पर है, वह अपनी जाति से घूस नहीं लेगा, दूसरे की जाति से घूस लेगा। उसको उसका काम पहले कर देगा जिस जाति का है वह व्यक्ति, और उसकी जाति का यदि व्यक्ति वह नहीं है तो उसका काम जल्दी या सही तरीके से नहीं करेगा। तो इससे जातिवाद से होने वाली यह 3 हानियाँ निम्नलिखित थी। मात्र 25 शब्दों में लिखने पर आपको कितना? 3 नंबर आपको तुरंत दे दिया जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर अगले की तरफ। प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न 19, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या होता है? अब देखिए उत्तर में लिखेंगे, अमेरिका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र क्या है? अमेरिका के एक राष्ट्रपति हैं जिनका नाम क्या है? अब्राहम लिंकन। उन्होंने लोकतंत्र का परिभाषा क्या दिया है? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र क्या है? जनता का है। और किसके लिए लोकतंत्र है? जनता के लिए है। और किसका शासन है? जनता के लिए शासन है। एक तरह से लोकतंत्र क्या है? जनता के। लोकतंत्र जनता का यानी लोकतंत्र सबका है। और किसके द्वारा है? जनता के द्वारा ही लोकतंत्र होता है। और किसके लिए होता है लोकतंत्र? जनता के लिए ही होता है। यह किसका कहना है? तो इन्हीं का जो परिभाषा है, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, यह सबसे ज़्यादा फेमस परिभाषा है। और हमेशा यह वह देगा, कहीं पर दे देगा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, यह कथन किसका है? तो आपको किस पर टिक मारना है? अब्राहम लिंकन पर। लोकतंत्र की 2 मुख्य श्रेणियां हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधिक यानी परोक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी जिसमें सभी व्यक्ति क्या हो? सभी व्यक्ति मिलकर किसी को चुनते हों, वोट देते हों। अब प्रतिनिधिक या परोक्ष लोकतंत्र क्या होता है? कोई एक व्यक्ति होता है प्रतिनिधि, अगर उसको सब लोग वोट दे दिए तो वह एक व्यक्ति जाकर किसी और दूसरे को सबका वोट लेकर वह खुद दे दे, और सबका वोट एक साथ ही कोई एक व्यक्ति के हाथ से जाए, तो वह परोक्ष लोकतंत्र होता है, या उसे अप्रत्यक्ष भी कह देते हैं।
तो ये था आपका लोकतंत्र। लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन। एक ऐसा शासन जहाँ पर जनता का शासन होता है उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। यदि पूरे जनता भारत को चाह जाए तो कोई ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं हो सकता। किसी को पद से भी हटाना चाहे तब भी वह हट सकते हैं। तो जनता के लिए जनता का शासन है लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न 20 कह रहा है वर्ग से आप क्या समझते हैं। अब तो वह था वर्ण, लेकिन अब वर्ग क्या होता है। उत्तर में लिखेंगे वर्ग अर्जित परिस्थिति पर आधारित होता है। किस पर होता है? अर्जित परिस्थिति पर आधारित होता है। वर्ग का मुख्य आधार आर्थिक है। वर्ग का मुख्य आधार क्या है? आर्थिक है, यानी पैसे से संबंधित है, खान पान से। व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा, ज्ञान आदि के द्वारा वर्ग में अपनी स्थिति को उच्च कर सकता है। अब कोई व्यक्ति है, शिक्षा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और अपनी उसकी योग्यता हो, वह पढ़ने लिखने में ठीक हो, कहीं नौकरी पर हो, तो उसके द्वारा अपनी जो स्थिति है उसको क्या कर सकता है? उच्च कर सकता है। यह वर्जित किस पर? अर्जित परिस्थिति पर आधारित। अर्जित परिस्थिति मतलब एक तरह से कोई अपने आप से कोई पद ले। वर्ग को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। वर्ग को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांट सकता है। पहला है निम्न वर्ग, दूसरा है मध्यम वर्ग तथा तीसरा है उच्च वर्ग। निम्न वर्ग क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे गरीब हो उसे हम क्या कहेंगे? निम्न वर्ग कहते हैं। मध्यम वर्ग क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति से थोड़ा अमीर हो उसे हम मध्यम वर्ग कहेंगे। और एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा अमीर हो उसे हम क्या कहेंगे? उच्च वर्ग कहेंगे। तो ये था आपका वर्ग की परिभाषा, या वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग से आप क्या समझते हैं, वर्ग क्या होता है, इसके अंतर्गत आपको यही उत्तर लिखना है। तो ये था आपका अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी कितना था? 3 नंबर के 10 प्रश्न थे। 3 गुणे 10 बराबर 30। 30 नंबर आपका यहाँ से भी बिल्कुल पक्का हो गया अति लघुत्तरी प्रश्न से। और मात्र 25 शब्दों में लिखना है। कितना था? प्रश्न संख्या 11 से लेकर प्रश्न संख्या 20 तक। चलिए अब अगले प्रश्न पर, लघुत्तरी प्रश्न की तरफ। अब देखिए यहाँ से आप क्या आ गया? लघुत्तरी प्रश्न। कितने शब्दों में लिखना है? 50 शब्दों में लिखना। कितना शब्द? 50 शब्द में आपको 50 शब्द में उत्तर देना है, 50 शब्द में। और क्या कह रहा है इसमें लघुत्तरी में? कह रहा है कि लघुत्तरी प्रश्न 36 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 6 गुणे 6 यानी बराबर 36 नंबर। कितने? 6 नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 गुणे 6 बराबर 36, यानी 6 के 36 नंबर टोटल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। किसके? लघुत्तरी प्रश्न से। अब प्रश्न संख्या कितना? 21 से लेकर 26 तक। प्रश्न संख्या 21 से लेकर प्रश्न संख्या 26 तक आपका क्या होगा? लघुत्तरी प्रश्न होगा। कितना? तो प्रश्न संख्या 21 से लेकर 26 तक, वो भी कितने? 6 नंबर के टोटल। 6 गुणे 6 मैंने आपको बता दिया। 6 गुणे 6 बराबर 36 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये रहा आपका लघुत्तरी प्रश्न। तो यह लघुत्तरी प्रश्न आपका, यहाँ से लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो जाता है प्रश्न नंबर 21 से। तो लघुत्तरी प्रश्न आपका क्या कह रहा है? लघुत्तरी प्रश्न यहाँ से, अब यह लघुत्तरी प्रश्न पहला है, लेकिन पूरे प्रश्न को यदि जोड़े आपके पेपर में तो आपके पेपर में प्रश्न नंबर 21 से शुरुआत हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 21 आपका है, संस्कृति पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की संक्षेप में चर्चा कीजिए। जो संस्कृति है इसका भूमंडलीकरण के प्रभाव की संक्षेप में चर्चा कीजिए। संस्कृति पर, जो संस्कृति उस पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव है, इसके बारे में आप संक्षेप में चर्चा कीजिए और बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे भूमंडलीकरण को संस्कृति का महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। जो भूमंडलीकरण है उसको संस्कृति का एक पक्ष, एक हिस्सा माना जाता है। इसने भारतीय संस्कृति को विभिन्न रूपों में प्रभावित किया है। यह कई रूपों में जो भारतीय संस्कृति है उसको क्या किया है? प्रभावित किया है। भूमंडलीकरण के कारण, अगला क्या है? भूमंडलीकरण के कारण। देखिए आगे, भूमंडलीकरण के कारण पिछले 2 दशकों में भारत में अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, जिनसे यह भय उत्पन्न हुआ है कि, अब देखिए 2 दशकों, लगभग 1 दशक मतलब 10 साल, 2 दशक मतलब 20 साल। 20 सालों में
भारतीय संस्कृति में अनेक परिवर्तन हुए। जो भारतीय संस्कृति उससे भूमंडलीकरण से क्या हुआ, अनेक परिवर्तन हुआ, जिससे क्या हो रहा है कि भय उत्पन्न हो रहा है कि स्थानीय संस्कृति लुप्त ना हो जाए। स्थानीय संस्कृति यानी जो संस्कृति चल रही है और जो हमारी और भी पुरानी संस्कृतियां हैं वह लुप्त ना हो जाए, वह ख़त्म ना हो जाए। वर्तमान में युवाओं द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कपड़े, वर्तमान में युवा क्या कर रहे हैं, कोई लड़का हो या लड़की हो, वह युवा क्या कर रहा है, मैकडॉन मैकडॉनल्ड क्या है, मैकडॉनल्ड एवं पिज़्ज़ा हट पर पिज़्ज़ा बर्गर खाने, हट मतलब एक तरह से बाज़ार मार्केट हो गया, तो वहाँ पर पिज़्ज़ा बर्गर खाने जाना आदि सब भूमंडलीकरण के प्रभाव हैं। यानी हमारी संस्कृति लुप्त ना हो जाए और विदेशी संस्कृति आ रही हैं और विदेशी खान-पान, विदेशी कपड़े यह सब आते जा रहे हैं, तो यही है भूमंडलीकरण के प्रभाव। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि भूमंडलीकरण यानी जो भी हमारे भारतीय संस्कृति पर किसी देश का, अगले देश का प्रभाव पड़े, उसी को हम भूमंडलीकरण कहते हैं। एक तरह से आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 22 के देखिए, मैं एक तरह से आपका पेपर ही करा दे रहा हूँ। कितने टोटल 27 प्रश्न पूछे जाएंगे मैं जान रहा हूँ, तो मैं 27 ही प्रश्न कराऊंगा। कितने 27 प्रश्न, कितने 27 प्रश्न, 10 बहुविकल्पी, 10 अति लघुत्तरी और 6 लघुत्तरी, क्योंकि 6 ही पूछे जाएंगे, और 3 दीर्घोत्तरी। 3 कितने, 3 दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो सभी प्रश्न, यह कितने नंबर का है, 10 नंबर का, यहाँ पर 30 नंबर का, और यहाँ पर 36 नंबर का, और यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न कराऊंगा मैं आपको। देखिए 10, 30, 40, 40, 30, 70, 6, 76, 76 और 4 यहाँ से 80, 80 और 20 यहाँ से 100 नंबर आपका बिल्कुल पक्का मैं करा दूंगा इस वीडियो में। बस आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। अगला प्रश्न क्या पूछा, प्रश्न नंबर 22। 22 में पूछा है, भारत में संप्रदायवाद का वर्णन कीजिए। भारत में संप्रदायवाद का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे आप करके ऐसे लिख कर सकते हैं। भारत में संप्रदायवाद एक विशेष मुद्दा बन गया है। जो संप्रदायवाद है एक विशेष मुद्दा बन गया है, क्योंकि यह तनाव और हिंसा का पुनरावर्तक स्रोत रहा है। यह हिंसा और तनाव का क्या है, एक तरह से स्रोत रहा है। तनाव और हिंसा का स्रोत रहा है। सांप्रदायिक दंगों के दौरान लोग अपने अपने समुदाय के पहचानहीन सदस्य बन जाते हैं। वे अपने अभियान की पूर्ति वह अपने अभियान की पूर्ति एवं अपना पाला बचाने के लिए अन्य समुदाय के सदस्यों को मार डालते हैं, उनके साथ बलात्कार करने और लूटपाट को तैयार हो जाते हैं। अब देखिए संप्रदायवाद क्या होता है। संप्रदायवाद मतलब एक तरह से जातिवाद ही आप समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति हो संप्रदायवाद, कोई उसका संप्रदाय हो, उसका जाति हो, धर्म हो, तो अगर उसकी जाति का कोई व्यक्ति है तो अगले जाति को मारेगा, उसके साथ गलत करेगा। उसी तरह से जैसे मान लीजिए अगर हिंदू मुस्लिम क्या हुआ, लड़ाई हो कहीं पर, हिंदू प्लस मुसलमान के साथ यदि लड़ाई हो, तो वह अपने को देखेगा, वह अपने को देखेगा, तो दूसरे के साथ कुछ भी कर सकता है। वह दूसरे के साथ कुछ भी कर सकता है, मार झगड़ा किसी भी तरह का कोई भी कार्य कर सकता है। और एक दूसरे में संप्रदायवाद यानी यह संप्रदायवाद के कारण ही एक दूसरे में क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है और दंगा हो रहा है। और लोग व्यक्ति तो सभी हैं, लेकिन वह कोई व्यक्ति अगले व्यक्ति को नहीं पहचानता है, एक तरह से पहचानहीन सदस्य बन जाता है। वह अपने अभियान की पूर्ति में अपना पाला बचाने के लिए, और वह अपने जातियों को, अपने धर्म को, अपने संस्कृति को बचाने के लिए दूसरे के साथ गलत करेगा, कुछ भी करेगा। तो ये है संप्रदायवाद का भारत में संप्रदायवाद का वर्णन कीजिए। तो भारत में संप्रदायवाद यही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए अब प्रश्न नंबर अगले की तरफ देखिए। यह था आपका प्रश्न नंबर 22, संप्रदायवाद। अब संप्रदायवाद में थोड़ा सा आपको और लिखना है। क्यों लिखना, अगला प्रश्न मत डालिए, 22 ही रहने दीजिए। आगे आपको थोड़ा सा लिखना है। क्या लिखना है, आप थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण दे दूं और समझा दूं कि संप्रदायवाद होता क्या है। मैंने बताया एक दूसरे जाति धर्म लड़ाई झगड़ा करना, उनके साथ गलत करना, अब बलात्कार हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, लूट लेना, मार देना, किसी को लूटपाट करना, चोरी करना,
किसी दूसरे संप्रदाय, जाति, धर्म, तो यही संप्रदायवाद है। चलिए अब इसके उदाहरण को और भी आगे थोड़ा आगे लिखना है। उदाहरण के लिए दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगे कांग्रेस के राज्य में हुए कांग्रेस के राज्य में, यानी उस समय कांग्रेस का राज्य था, यानी कांग्रेस का राज उस समय था। कांग्रेस की नेता कौन थी उस समय? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्हीं के समय क्या होता, 1984 में सिख विरोधी क्या हुआ था? दंगा हुआ था। यह उदाहरण है, क्या है? सिख विरोधी, यानी कोई हिंदू था, अब वो हिंदू भिड़ गए किससे? सिख से। तो यह एक तरह से क्या है? संप्रदायवाद का उदाहरण है, किसी दूसरे धर्म से लड़ाई झगड़ा करना, किसी दूसरे जाति से। और देखिए कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था सिख विरोधी आंदोलन। कब? 1984 में। और लिखना, और सन 2002 में गुजरात में मुसलमान विरोधी हिंसा का अभूतपूर्व पैमाने पर व्यापक दौरा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चला। अब मुसलमान के साथ हिंसा हुआ और अभूतपूर्व, बहुत ही बड़े पैमाने पर, कुछ पुराना घटना एक तरह से है, बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। कहाँ पर? उस समय किसका शासन था? तो भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, यानी उस समय 2002 में बीजेपी का शासन था। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न 23 करा, ग्रामीणों की आवाज़ को सामने लाने में 73वां संविधान संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। करा कि ग्रामीणों की जो आवाज़ है, जो उनका कहना है, उसको सामने लाना क्या 73वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है? इसके बारे में आप बताइए, क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? कुछ भी प्रश्न पूछ ले 73वां संविधान संशोधन और ग्रामीणों को आवाज़ से संबंधित, उनके ग्रामीणों की आवाज़ को उठाने के लिए, तो आपको यही उत्तर लिखना है। उत्तर में क्या लिखना है? पहली बार, ये थोड़ा सा ब्लैक हो गया, इसको आपको ब्लू ही कर देना है। पहली बार 1992 में 73 में संविधान संशोधन के रूप में, पहली बार 1992 में 73वें, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? 73वें ऐसे लिख सकते हैं, या 73वें में। पहली बार 1992 में 73 में, यानी 73वें संविधान संशोधन के रूप में मौलिक व प्रारंभिक स्तर पर लोकतंत्र और विकेंद्रीकृत शासन का परिचय मिलता है। पहली बार लोकतंत्र में कब? 1992 में। और 73वें संविधान संशोधन में क्या मिलता है? मौलिक व प्रारंभिक स्तर पर लोकतंत्र, विकेंद्रीकृत शासन का परिचय। लोकतंत्र मिलता है, विकेंद्रीकृत शासन का परिचय मिलता है। अब यह अनिवार्य हो गया है कि स्थानीय स्वशासन के सदस्य गांव तथा नगरों में हर 5 साल में चुने जाएं। गांव के जो मुखिया हैं, स्थानीय स्वशासन सदस्य, यानी जो नगरों में, नगर जैसे मान लीजिए नगर पंचायत हो गया, तो नगरों में जो भी चुनाव लड़ेगा, जो रहेगा, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए रहेंगे। गांव में जो प्रधान बनेंगे 5 साल के लिए रहेंगे। तो यह किस में कहा गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में कहा गया। क्या कहा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, पहली बार 1992 में 73वां, यहाँ पर में काट दीजिए, यहाँ पर में काट के क्या लिखना है? 73वां ऐसे लिखना है। 73वां संविधान संशोधन। अब यहाँ पर यह अच्छा रहेगा, तो में काट कर सिर्फ वहाँ लिख देना है बस, 73वां संविधान संशोधन के रूप में। ठीक, अब आगे आपको लिखना है इसी में, क्योंकि इसमें कितने शब्दों में? इसमें 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। कितने शब्द? 50 शब्दों में। आगे लिखना है, यह संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत पहली बार निर्वाचित निकायों में महिलाओं को शामिल किया गया। अब यह संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि निर्वाचित निकायों में महिलाओं को, जो निर्वाचित निकाय है, चुनाव लड़ने संबंधित है, उसके अंतर्गत उसमें पहली बार क्या किया गया? महिलाओं को शामिल किया गया। उन्हें निर्णय लेने की शक्ति मिली। उन्हें शक्ति मिली कि हम किसी बात को, किसी कार्य को करने के लिए निर्णय ले सकते हैं। स्थानीय निकायों, क्या था? स्थानीय निकाय ग्राम पंचायतों, नगर निगमों, जिला परिषदों आदि में 1/3 पदों पर महिलाओं का आरक्षण है। आदि में, यानी इन सभी में क्या है? ग्राम पंचायत हो गया, क्या? स्थानीय निकाय हुआ, ग्राम पंचायत हुआ, नगर निगम हुआ, जिला परिषद हुआ, आदि में 1/3 पदों पर महिलाओं का क्या है? आरक्षण है।
यानी यदि कोई 10 मान लीजिए 10 लोग का सीट है चुनाव लड़ने के लिए, उसमें से 3 महिलाएँ ज़रूर लड़ेंगी। तो इस तरह से था, चाहे वह स्थानीय निकाय मतलब कोई चुनाव से ही संबंधित हो, ग्राम पंचायत गाँव का हो, नगर निगम हो और जिला परिषद हो, कोई भी हो, उसमें 1/3 पदों पर उनका क्या था, महिलाओं को आरक्षण था। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है, 24 24 है, भारतीय समाज में धर्म के महत्व की विवेचना कीजिए। जो भारतीय समाज है इसमें धर्म का क्या महत्व है, इसके बारे में आप बताइए। तो यही प्रश्न एक तरह से पूछा है। उत्तर में लिखेंगे भारतीय समाज, प्रश्न क्या है, भारतीय समाज में धर्म के महत्व की विवेचना कीजिए। भारतीय समाज में धर्म के महत्व के बारे में आपको बताना है। यह सरल शब्दों में कहने का अर्थ है। तो लिखेंगे भारतीय समाज में धर्म का बहुत महत्व है। जो भारतीय समाज में है यहाँ पर धर्म का बहुत ही महत्व है। धर्म के मामले में मुस्लिम अन्य धर्मों के मुकाबले अधिक पाबंद है। अब धर्म के मामले में चाहे कोई भी धर्म हो, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, तो इन सभी धर्मों में जो मुस्लिम धर्म है यह पाबंद है। किससे? हर धर्मों के मामले में पाबंद है। यानी जो छूट हर धर्म को दिया गया है वह छूट शायद मुस्लिम धर्म को नहीं दिया गया है, यह कहने का अर्थ है। यह नियमित 5 बार नमाज पढ़ने पर जोर देते हैं। मुस्लिम लोग क्या करते हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ने पर जोर देते हैं। उनके 30 दिन के रोजे बिना खाए पिए एक लंबे समय तक रहना काफ़ी कठिन है। 30 दिन तक यानी 1 मंथ तक, 1 मंथ तक, 1 महीने तक यह लोग रोज़ा करते हैं। और किस लिए? बिना खाए पिए, ना तो खाना खाना है, ना तो पानी पीना है। तो ये था आपका। अब आगे और लिखना है इसमें आपको। आगे क्या लिखना है कि हिंदू धर्म भारत में सबसे ज़्यादा माना जाता है। अब वह था थोड़ा से, क्योंकि धर्म के बारे में लिखना है। थोड़ा से हमने आपको मुस्लिम के बारे में बता दिया, मुस्लिम धर्म के बारे में। अब आपको हिंदू धर्म के बारे में जानना है। हिंदू धर्म भारत में सबसे ज़्यादा माना जाता है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म माना जाता है? हिंदू धर्म माना जाता है। इसमें अनेक देवता और देवियों की पूजा प्रचलित है। इसमें बहुत सारे देवी देवता हैं, उनका प्रचलित है, यानी पूजा पाठ किया जाता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। हिंदू धर्म में कुल कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार। जैसे मुंडन हो गया, और 16वां संस्कार सबसे लास्ट संस्कार दाह संस्कार है। तो इस तरह से कुल कितने संस्कार हैं? विवाह करना भी एक तरह से संस्कार में ही आता है। तो हिंदू धर्म में कुल कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। दया, त्याग, ममता की भावना इसमें पाई जाती है। अब हिंदू धर्म में क्या होता है कि दया, किसी भी वस्तु के ऊपर दया किया जाता है कि यार ये तो बच्चा है, तो जानवर है। और त्याग, यहाँ पर लोग क्या करते हैं? त्याग करते हैं। त्याग करने के बाद किसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, कोई भगवान बन गए। तो इस तरह से ममता, और उनके अंदर एक तरह से ममता मतलब एक तरह से मोह माया होता है कि ये हमारा परिवार है, ये हमारे गांव के रिश्तेदार के लोग। इस तरह से क्या होता है? ममता होता है। किसमें? यह बताया जाता है कि हिंदू धर्म में ऐसा पाया जाता है। कर्म के अनुसार अगला जीवन मिलता है। और हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर इस जन्म में जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार अगले जन्म में उसको क्या होगा? अगला जन्म मिलता है। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। अब थोड़ा से आपको जैन धर्म के बारे में लिखना है। जैन धर्म की मुख्य विशेषता साधुओं का सर्वाधिक कठोर एवं पवित्र जीवन है। जैन धर्म की सबसे मुख्य विशेषता क्या है कि जो साधु हैं वह बहुत ही कठोर और पवित्र जीवन है। साधुओं का कठोर जीवन है और बहुत ही साफ सुथरा पवित्र जीवन है। ठीक, यह था जैन धर्म के बारे में। सिख धर्म के द्वारा लंगर चलाना सर्वाधिक अनूठी परंपरा है। और सिख धर्म के जो लोग हैं वह लंगर चलाते हैं। इस तरह से उनका क्या है? सबसे अनूठी परंपरा है। क्या है? सबसे अनूठी परंपरा है। अनूठी मतलब एक तरह से बहुत ही अच्छी, बहुत ही अलग तरह की परंपरा है लंगर चलाना। लंगर चलाना मतलब वह लोग लंगर चलाते, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाकर खाना खा सकता है। बुरे वक्त में सबसे ज़्यादा मदद करने वालों में सिखों को माना जाता है। बुरे वक्त में यानी कोई बुरे वक्त में कोई व्यक्ति फंसा हो, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो सबसे ज़्यादा जो मदद करने वाला व्यक्ति है या किसी को माना जाता है तो वह सिखों को माना जाता है, यानी सिख धर्म को माना जाता है, सिख धर्म के लोगों को। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 24 24। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर
25 यानी 25। सांस्कृतिक परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए। सांस्कृतिक परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए कि सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है। ठीक, सांस्कृतिक परिवर्तन उत्तर में लिखेंगे सांस्कृतिक परिवर्तन से संबंधित प्रमुख तथ्य निम्नलिखित। तो पहला क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन संस्कृति के विभिन्न पक्षों के परिवर्तन से संबंधित है। सांस्कृतिक परिवर्तन यानी संस्कृति के कोई यदि सांस्कृतिक परिवर्तन है तो जो संस्कृति है उससे विभिन्न पक्षों से संबंधित है। अब किसी भी, जैसे मान लीजिए संस्कृति एक तरह से है पूजा पाठ करना और यहाँ पर आना जाना, ये कार्य करना, वो कार्य करना, इस दिन ये नहीं करना, इस दिन वो काम नहीं करना, जैसे कहा जाता है बाल नहीं कटाना, नाह नहीं काटना, इस तरह से कई संस्कृतियाँ होती हैं। तो विभिन्न तरह के जो कई पक्ष होते हैं उस पर संस्कृति परिवर्तन संस्कृति के विभिन्न पक्षों से परिवर्तन से संबंधित है, यानी कई तरह के परिवर्तन से संबंधित है। दूसरा है सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की उपज है। अब सांस्कृतिक परिवर्तन से क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन यानी समाज में जो प्रक्रिया है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। तीसरा है सांस्कृतिक परिवर्तन प्रमुख रूप से नए आविष्कारों और सांस्कृतिक विषमताओं के प्रसार से उत्पन्न होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन किससे होता है प्रमुख रूप से, तो जो नए तरह के आविष्कार हो रहे हैं, सांस्कृतिक विशेषता यानी संस्कृति संबंधी सांस्कृतिक विशेषता का प्रसार यानी संस्कृति का एक तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है, एक दूसरे लोगों को बताना अपने संस्कृति के बारे में। संस्कृति या सांस्कृतिक का मतलब एक तरह समझ लीजिए जो आप धर्म में अपने कोई, जैसे दुर्गा पूजा करते हैं, हिंदू धर्म की संस्कृति एक तरह से है, और कोई कार्य करना विवाह शादी में, तो कई तरह तरह के पूजा पाठ कार्य वह हिंदू धर्म का क्या है, संस्कृति है। आगे और इसमें आपको थोड़ा सा लिखना है, आगे आपको क्या लिखना है कि चौथा है अभौतिक संस्कृति के विभिन्न अंग जैसे धर्म, नैतिकता, प्रथाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन धीमी गति से आते हैं। जो अभौतिक संस्कृति है इसके कई अंग हैं। अब जैसे कि मान लीजिए धर्म है, इसमें क्या होता है, नैतिकता यानी जो व्यक्ति की नैतिकता यानी ज्ञान, जो उसको ज्ञान है, जानकारी है। कोई प्रथा है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रथा है कि ये कार्य करना है, वो कार्य करना है। जैसे मान लीजिए एक तरह से क्या था, दहेज प्रथा हो गया कि यह दहेज देना है। फिर उसके बाद आपको क्या एक प्रथा पहले कौन सा सती प्रथा चलता था कि सती हो जाना है महिला को पुरुष को मरने के बाद, तो ये तरह के प्रथा हो गया। कोई परंपरा हो गया, परंपरा मतलब जैसे मान लीजिए गंगा माँ का पूजा लोग करते आ रहे थे, यह परंपरा एक तरह से है। तो सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन धीमी गति से। अब इन सभी से जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनमें क्या होता है, सांस्कृतिक मूल्य मतलब एक तरह से संस्कृति ही मान लीजिए, उसमें क्या होता है अभौतिक में थोड़ा धीमी गति से परिवर्तन आते हैं। पांचवा है सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के अंदर ही एक विशेष रूप ग्रहण करता है। जो सांस्कृतिक परिवर्तन है वह समाज में विशेष रूप से क्या करता है, समाज के अंदर विशेष रूप से ग्रहण करता है, यानी धीरे धीरे बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से विशेष रूप से एक अच्छी तरह से क्या करता है, विशेष रूप से, यानी उसका बहुत महत्वपूर्ण क्या है कि उसका नाम है, मानना है, जानना है। तो विशेष रूप से, विशेष मतलब जो क्या हो, जरूरी चीज़ें हो, तो उसमें जरूरी तरह से यानी विशेष रूप से क्या करता है, ग्रहण करता है। विशेष मतलब एक तरह से मान लीजिए कि कोई विशेष चीज़, जैसे मान लीजिए विशेष वस्तु है तो कोई वह विशेष तरह से यानी एक तरह से सही तरह से ग्रहण करता है। छठवें पॉइंट में लिखना सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप साथ में ही लिख सकते हैं आप, साथ में ऐसे रहेगा, फलस्वरूप सांस्कृतिक परिवर्तन उत्पन्न हो। जो सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन उत्पन्न होना सदैव आवश्यक नहीं होता। अब सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप यदि सांस्कृतिक परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है तो यह बहुत ही जरूरी नहीं होता है। यद्यपि इसकी संभावना अवश्य की जा सकती है, और इसकी संभावना जरूर की जा सकती है कि सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप सांस्कृतिक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। यह जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी अवश्य की जा सकती, इसकी संभावना इसकी अवश्य की जा सकती, इसके बारे में अवश्य और जरूर ही सोचा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न नंबर 26, और यह लघुत्तरी प्रश्न का लास्ट प्रश्न है।
क्योंकि प्रश्न संख्या कितना 21 से लेकर 26 तक ही था लघु उत्तरीय प्रश्न 50 शब्दों के लिए। तो यह लास्ट प्रश्न है। अब यहाँ से यह प्रश्न पढ़ने के बाद आपको 36 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और यही सभी प्रश्न आएगी बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि हम उन्हीं सभी प्रश्नों को कराते हैं जो 10 साल 5 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो वही क्वेश्चन रिपीटेड होता है। यह आप जान लीजिए, किसी से भी पूछ सकते हैं और आप खुद जान रहे हैं कोई भी मॉडल पेपर हल कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि 10 साल 12 साल मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हों, और वह बदल बदल कर कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन तो 2 साल के पीछे के ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो किसी ना किसी सेट में यह सभी प्रश्न जरूर आएंगे। अब प्रश्न नंबर 26 है, क्या है? सामाजिक आंदोलन के कारणों की विवेचना कीजिए। आखिर सामाजिक आंदोलन के क्या कारण है? ठीक, उत्तर में लिखेंगे सामाजिक आंदोलन के कारण विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक आंदोलन के विभिन्न कारकों का उल्लेख किया है। सामाजिक आंदोलन का कारण विभिन्न समाजशास्त्री यानी बहुत ही कई तरह के समाजशास्त्री हैं, वह विभिन्न तरह के कारक बताए, वह कई तरह के कारण बताए हैं। कारक मतलब कारण, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कारक दिए गए हैं। पहला क्या है? आंदोलन का प्रारंभ शिक्षित वर्ग द्वारा ही किया जाता है। आंदोलन की गति उन्हीं स्थानों पर तीव्र होती है जिन स्थानों पर शिक्षित समाज अधिक होता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो आंदोलन का प्रारंभ होता है वह सबसे पहले कौन करता है? जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, शिक्षित वर्ग करता है। और आंदोलन की गति कहाँ पर तीव्र होती है यानी कहाँ पर तेजी होता है? तो जहाँ पर लोग शिक्षित समाज अधिक होता है, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं। और आगे आपको लिखना है इसी में आपको क्या लिखना है कि सामाजिक वर्गों में असंतोष भी सामाजिक आंदोलन का कारण होता है। सामाजिक वर्गों में असंतोष यानी कोई सामाजिक वर्ग है, यानी कोई अच्छे वर्ग हैं, पढ़े लिखे वर्ग हैं, समझदार हैं, तो उसमें क्या होता है कि असंतोष भी, यानी उनको संतोष नहीं, एक तरह से असंतोष है कि हम यह करेंगे, कोई कहेगा अरे यार नहीं करेगा, झूठ बोला, तो उसको असंतोष है, विश्वास नहीं है। यह भी एक तरह से सामाजिक आंदोलन का कारण बन जाता है। तीसरा है, जब किसी समाज में आर्थिक या सामाजिक असंतुलन पैदा होता है तब आंदोलन की पृष्ठभूमि बनती है। कोई भी समाज हो, आर्थिक हो यानी पैसे से संबंधित, धन से संबंधित हो, और सामाजिक मतलब मैं आपको बहुत बार बताया हूँ कि जो समाज में है, समाज के लोग हैं, अब उन लोगों के बीच में क्या असंतुलन पैदा हो, कोई एक दूसरे पर विश्वास ना करें, तो यह भी एक तरह से पृष्ठभूमि बन जाता है किसका? आंदोलन का, सामाजिक आंदोलन का। तो ये था आपका सामाजिक आंदोलन से रिलेटेड जो कथन, जो कारक थे, जो कारण थे, जो लोगों के द्वारा, कुछ समाजशास्त्रियों के द्वारा कहा गया था। तो यहाँ से आपका 36 नंबर बिल्कुल, कितने नंबर? 36 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो गए। 6 नंबर के 6 गुणे 6 बराबर 36 यानी 6 नंबर के 6 प्रश्न पूछे गए हैं और मात्र 50 शब्दों में लिखना था। टोटल कितने प्रश्न थे? जो 6 प्रश्न थे, लघु उत्तरीय प्रश्न। आगे आपको देखना है कौन सा प्रश्न है, आप खुद जान गए होंगे कौन सा प्रश्न आगे। अब प्रश्न नंबर 27 आपसे पूछा जाएगा 27 में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, या इसी को आप विस्तृत, कौन सा कहते हैं? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी आप इसको कहते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। कितना नंबर? 24 नंबर का आपका, कितना? 24 नंबर आपको मिलेगा। 24 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा किससे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। अब प्रश्न नंबर 27 आपका पूछेगा, क्या पूछेगा सर, कितना रहेगा? अच्छा, आप थोड़ा सा और बता दूं, प्रश्न नंबर 27 यहाँ से शुरुआत होता है। 27 से लेकर कितना? प्रश्न नंबर 29 तक। कितना? प्रश्न नंबर 29 तक। प्रश्न नंबर 29 तक आपको पूछेगा आपका, तो 29 तक पूछेगा कितना? 150 शब्दों में आपको आंसर देना। कितना? 150 शब्द। 150 शब्द में आपको आंसर देना है। ठीक, कितने नंबर का? 8 गुणे 3 बराबर 8 त्रिक 24, 8 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 27, 28, 29, यही 3 प्रश्न आपको और पढ़ना है, तब जाके आपका 100 नंबर कंप्लीट होगा। अब देखिए यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय, आप इसके बारे में आप पूरा डिटेल जान चुके हैं। प्रश्न नंबर आपका 27 क्या पूछा है? परिवार से आप क्या समझते हैं? परिवार के प्रकारों की विस्तृत
चर्चा कीजिए। परिवार क्या होता है, परिवार से आप क्या समझते हैं, इसके क्या प्रकार होते हैं, उनके बारे में आप बताइए। उत्तर में लिखेंगे परिवार प्रजनन तथा जैविक इकाई के रूप में परिवार में सामाजिक स्वीकृति से यौन संबंध रखने वाले एक स्त्री एवं एक पुरुष तथा उनकी संतान, चाहे वह प्राकृतिक हो या गोद ली हो, होते हैं। अब परिवार क्या होता है, प्रजनन यानी एक तरह से प्रजनन मतलब जो जैविक इकाई के रूप में, यानी प्रजनन यानी कोई अपना लड़का बच्चा पैदा किया है, तो इस तरह से कोई महिला हो और पुरुष हो, उसके जो संतान हो, या तो चाहे वह प्राकृतिक हो मतलब यह वह खुद से अपने बच्चे को पैदा किए हो, या वह बच्चा गोद लिया हो यानी किसी रिश्तेदार से वह बच्चा लिया हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का कोई भी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक तरह से परिवार कहेंगे। तो ये है परिवार की हेडिंग। एक तरह से आप यहाँ पर कौन सी हेडिंग आप यहाँ पर, हाँ डाला तो है यहाँ पर, ब्लैक आप कर दीजिएगा परिवार। ठीक, अब आगे आपको और लिखना है, आगे आपको इसी में लिखना है, क्या लिखना है, सामाजिक इकाई के रूप में परिवार को दोनों लिंगों के व्यक्तियों का वह समूह कहा जाता है जो विवाह या रक्त या गोद लेने के अधिकार से जुड़े हों। ठीक, अब सामाजिक इकाई के रूप में परिवार को दोनों लिंगों के व्यक्तियों का वह समूह कहा जाता है, दोनों लिंगों के व्यक्ति को वह समूह कहा जाता है जो विवाह या रक्त या गोद लेने के अधिकार से जुड़े हों। किसी से विवाह हुआ हो, गोद लिया गया हो और रक्त से संबंधित हो एक दूसरे के, तो यह क्या हो, यह एक तरह से सामाजिक रूप में, यह क्या है, एक तरह से सामाजिक इकाई के रूप में परिवार है। जो क्या हो, आयु, लिंग, लिंग मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए वो आपने पढ़ा होगा, जैसे लिंग मतलब एक तरह से यही होता है कि लड़की या लड़का, इसका लिंग क्या है, मेल क्या है और फीमेल है, मेल है या फीमेल है, ठीक इस तरह से है। और संबंधों पर आधारित भूमिकाएं अदा करते हों और जो सामाजिक रूप से एकाकी गृह में रहते हों, और सामाजिक रूप से यह सभी मिलकर एक एकाकी मतलब एक ही घर में रहते हों, गृह मतलब। अब परिवार दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है मूल परिवार तथा दूसरा होता है विस्तृत परिवार। अब चलिए मूल परिवार और विस्तृत परिवार के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर अगला आपका है मूल परिवार। मूल परिवार में माता पिता, दंपति और उनके बच्चे सम्मिलित होते हैं। दंपति मतलब जैसे क्या होता है कि माता पिता को ही क्या कहा जाता है, दंपति कहा जाता है, और उसके बच्चे भी सम्मिलित होते हैं। मूल परिवार एक ऐसा परिवार जिसमें माता पिता हों और सभी माता पिता हों और सभी परिवार के सभी लोग साथ में रहते हों, जैसे बिटिया बेटवा लड़की पतोह सब मिला जुला के एक में जो सब लोग रहते हैं, इसी को गांव में तो यही सब कहा जाता है। तो वही क्या है आपका, वही मूल परिवार होता है। अब विस्तृत परिवार क्या होता है, जिसे आमतौर पर संयुक्त परिवार कहा जाता है। विस्तृत परिवार यानी इसे संयुक्त परिवार, संयुक्त मतलब जो मिलजुल कर रहे हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, विस्तृत परिवार कहा जाता है। अब विस्तृत परिवार के भिन्न भिन्न रूप हो सकते हैं। विस्तृत परिवार के क्या कई तरह के रूप हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक से अधिक युगल दंपति यानी एक से अधिक युगल होते हैं और अक्सर दो से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। अब क्या है, दो से अधिक पीढ़ियों के जो लोग होते हैं एक साथ रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक पीढ़ी, जैसे मान लीजिए आपके पिता हैं, माता हैं और आप हैं, तो यह क्या है, एक पीढ़ी है। आपके बच्चे भी हो गए, एक पीढ़ी है। अब जैसे मान लीजिए आपके माता पिता हैं और आपके बच्चे हो गए, तो एक पीढ़ी तो यह आपके माता पिता का है। अब आपके बच्चे जब हुए तो उनके लिए दो पीढ़ी हो गए, एक पीढ़ी आप लोग हो गए, एक पीढ़ी आपके माता पिता। तो वह अक्सर दो से अधिक लोग जो पीढ़ियों के लोग होते हैं सभी लोग साथ में रहते हैं। इसमें कई भाई भी हो सकते हैं जो अपने अपने परिवारों को लेकर संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में रहते हैं। एक बुजुर्ग दंपति जो अपने बेटों पोतों अनेक परिवार के साथ रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में रहते हैं, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर उसमें बुजुर्ग यानी दादा होते हैं, बेटे होते हैं, बेटे के जो लड़के होते हैं वह दादा के पोते हो गए, सभी लोग साथ में रहते हैं। तो यही आपका क्या है, विस्तृत। आगे लिखना परिवार के विभिन्न रूप। परिवार के विभिन्न रूप
इसके अंतर्गत क्या लिखना है? तो परिवार हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, एक महत्वपूर्ण अंग है और यह ज़रूरी, अभिन्न मतलब एक ज़रूरी अंग है एक तरह से। इसका मुखिया कर्ता एक पुरुष या स्त्री भी हो सकती है। ठीक। अब इस पूरे परिवार में एक कर्ता यानी एक मुखिया होता है, जिसमें यह माता-पिता में से कोई भी हो सकता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। वंशानुक्रम की दृष्टि से परिवार मातृवंशी अथवा पितृवंशी हो सकता है। अब परिवार क्या हो सकता है? मातृवंशी या पितृवंशी, यानी या वहाँ पर माता का चलता हो ज़्यादा या वहाँ पर पिता का ज़्यादा चलता हो। परिवार की यह आंतरिक संरचना आम तौर पर समाज की अन्य संरचनाओं जैसे, अब परिवार की यह जो आंतरिक संरचना है, यह जो अंदर की संरचना, आंतरिक मतलब होता है अंदर एक तरह से, लेकिन यहाँ पर आंतरिक को अंदर नहीं कहा जाए। लेकिन परिवार की जो पूरी संरचना है वह आमतौर पर समाज की अन्य संरचना जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि संरचनाओं से जुड़ी होती है। और यह राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक, सभी भी जो नियम कानून है सभी के लिए, राजनीतिक हो गया, समाज में जो राजनीतिक है एक दूसरे से बात करना, हर सभी चीज़ें, आर्थिक हो गया, आर्थिक मतलब पैसे कमाना, सांस्कृतिक जो संस्कृति है, सभी परिवार लोग उससे जुड़े रहते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर आपका 7। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28। 28 में क्या करें? भारत में अन्य पिछड़ी जातियों की प्रमुख समस्याओं का विवेचन कीजिए। भारत में जो अन्य पिछड़ी जाति हैं उसकी क्या समस्या है, इसके बारे में आप बताइए, इसका वर्णन या विवेचन कीजिए। अथवा इसी प्रश्न को इस तरह से पूछ सकता है कि भारत में पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्याओं का विवेचन कीजिए। भारत में पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्याओं के बारे में बताइए। तो आप तो थोड़ा, आप इंटर के लड़के हैं, आप कक्षा 12 में हैं, तो थोड़ा आप समझ जाएंगे हर चीज़ों को कि कैसे हमको लिखना है, कैसे हल करना है बोर्ड परीक्षा में। लेकिन मैं तब भी आपको हर चीज़ें समझा देता हूँ। तो प्रश्न आपका उत्तर है भारत में अन्य पिछड़ी जातियों की प्रमुख समस्याएं, ये आपको हेडिंग डालना है। अब लिखना है आगे, ब्लैक से हेडिंग डालने के बाद लिखना है भारत में अन्य पिछड़ी जातियों की प्रमुख समस्याएं निम्न प्रकार हैं। कई प्रकार की हैं भारत में अन्य पिछड़ी जातियों की समस्याएं। चलिए अब उनके बारे में देखते हैं। और आपको मात्र इनमें 150 शब्द में उत्तर देना है, 150 शब्द, उससे कम ना हो, ज़्यादा भी हो जाएगा चलेगा, थोड़ा बहुत 10-20 शब्द कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 150 शब्द मतलब आप समझ रहे हैं, 1.5 से 2 पेज आपको लिख देना है। ठीक। अब अगला आपका पहला यहाँ पर क्या है? अंतःक्रिया का अभाव। गांव में अन्य पिछड़ी जाति के लोग पृथक मोहल्ले में रहते हैं। यानी गांव में जो अन्य पिछड़ी जाति के लोग होते हैं वह पृथक मतलब बहुत ही अलग मोहल्ले में, बहुत ही अलग गांव में रहते हैं। ऊंची जातियों के संबंध इनकार साथ नहीं रहते। ऊंची जातियों के संबंध यानी जो ऊंची जातियों के संबंध है वह इनकार साथ नहीं रहते। यानी एक तरह से कहने का अर्थ है, इनकार यहाँ पर नहीं लिखना है, इनका या इनके आप लिख दीजिए। किसे लिख दिए आप? ऐसे लिखिए, इनके, उसको काट के इनके लिख देना। क्या लिखना? इनके। यानी क्या जाए, ऊंची जातियों के संबंध इनके साथ नहीं रहते, यानी यह ऊंची जातियों के साथ अपना संबंध नहीं बनाते हैं। ठीक। इंकार यहाँ पर काट के आपको क्या लिखना है? इंकार की जगह आपको क्या लिखना है? ई न के, इनके आपको लिख देना है। थोड़ा से मिस हो गया है तो यहाँ पर इसके लिए सॉरी, इंकार नहीं इनके लिखना है। तो ऊंची जातियों के साथ इनका जो संबंध होता है, ऊंची जातियों के संबंध इनके साथ नहीं रहते। उच्च जातियों की महिलाओं और बच्चों के संबंध इनसे नहीं होते। और जो उच्च बड़ी जाति की महिलाएं होते हैं या बच्चे होते हैं, उनके साथ छोटे जाति यानी अन्य पिछड़े के लोग संबंध इनसे नहीं होते हैं। दूसरा है उच्च जातियों पर निर्भरता। यह सही है कि शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में जो पिछड़े वर्ग उन्नत हैं वे ऊंची जातियों पर निर्भर नहीं रहते, लेकिन निम्न स्थिति के पिछड़े वर्ग जो गांव में जीवन यापन करते हैं वे ऊंची जातियों पर निर्भर रहते हैं। अब कोई निम्न जाति का यानी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है और वह अमीर हो गया, तो वह
उच्च जाति के लोगों से मतलब नहीं रखेगा, उनसे दोस्ती नहीं करेगा, उनसे क्या करेगा, उनसे एक तरह से अलग ही रहेगा। उनके यहाँ वह मज़दूरी करने नहीं जाएगा। लेकिन वहीं पर जो क्या है अन्य पिछड़े वर्ग का ही है, लेकिन वहीं पर कुछ अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं जो क्या हैं गरीब हैं और वह अपने जीवन यापन के लिए वह ऊंची जातियों पर निर्भर रहते हैं। उनके यहाँ काम करेंगे, उनके यहाँ आएंगे जाएंगे, हर तरह से संबंध बनाए रखेंगे। तो ये है उच्च जातियों पर निर्भरता। आगे आपको लिखना है बटाईदारी की समस्या। अन्य पिछड़े वर्गों के किसान सीमांत व लघु कृषक हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के जो किसान हैं वह सीमांत व लघु कृषक है, यानी बहुत ही छोटे कृषक है, बहुत ही छोटे कृषि कार्य करने वाले लोग हैं। उनके पास कृषि करने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है। उनके पास खेती करने के लिए जितनी मात्रा में खेती होनी चाहिए उनके पास खेती नहीं है। वे बटाई करने के लिए उच्च जातियों से ज़मीन लेते हैं। बटाई करने के लिए एक तरह से खेती करने के लिए वह किसके उच्च जाति से ज़मीन लेते हैं। वे खेती बाड़ी का काम अपने परिवार के लोगों से करवाते हैं। और खेती बाड़ी यानी खेती बाड़ी जो हम लोग कहते हैं, खेती बाड़ी का जो काम है वह अपना भी करते हैं, अपने परिवार के लोगों से भी करवाते हैं। आगे आपको लिखना है ऋणग्रस्तता। देखिए, अगर मैं चाहूँ तो इस वीडियो को 40 से 50 मिनट में 1 घंटे में ही बनाकर उधर कर दूँ और दे दूँ आपको, लेकिन नहीं, मेरा कहना है कि पढ़ना एक अलग चीज़ है। पढ़ने को तो कोई भी पढ़ सकता, असला चीज़ यही है कि किसी को समझाना और बताना, क्योंकि पढ़ने के तो सब पढ़ना ज़रूरी नहीं, समझना और समझाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप भी आगे चल के टीचर बने, कुछ भी बने, और आप भी अपने एक ऐसा कार्य करें कि आपको लगे यार कोई टीचर है पढ़ाने वाले, चाहे लड़की हो लड़का हो, सबको लगे कि यार कोई टीचर है जो हमारे जीवन में आए हैं पढ़ाने के लिए। तो इस तरह की भावना होनी चाहिए। ऋणग्रस्तता में लिखना है उच्च स्तर के अन्य पिछड़े वर्ग अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन निम्न स्तर के अन्य पिछड़े वर्ग अत्यंत गरीब हैं। उच्च स्तर के जो लोग हैं वह अन्य पिछड़े हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन वहीं पर निम्न स्तर के लोग अन्य पिछड़े हैं और उनकी कुछ लोग बहुत ही गरीब हैं। वे अपने परिवार का भरण पोषण दिहाड़ी व थोड़ी बहुत ज़मीन जो उनके पास है उससे करते हैं। अब गरीब लोग जो हैं वह दिहाड़ी यानी दिन भर मजदूरी करते हैं, थोड़ी बहुत उनके पास ज़मीन है, उस पर काम करके खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। यह स्वाभाविक है कि वे ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपने आय से अपना भरण पोषण कर सकें। वह इतना भी नहीं कमा पाते हैं कि ज़्यादातर अपने ही आय से अपना भरण पोषण कर सकें। तो हर व्यक्ति अपने परिवार पर निर्भर रहता है कि परिवार में कोई कमा रहा है जो हमको हर चीज़ देगा। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें भूस्वामी और साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है। अब इसके परिणाम स्वरूप उनको क्या करता है, साहूकारों, भूमि भूस्वामी और साहूकारों, यानी जो साहूकार होते हैं जिनके पास ज़मीन होता है, भूमिवासियों मतलब एक तरह से आप भूस्वामी मतलब जो भूमि के मालिक होते हैं, उनसे क्या करना पड़ता है, ऋण यानी पैसा लेना पड़ता है। यह ऋण किस लिए लेना पड़ता है, किसी गरीब के बेटी या बेटा का शादी हो गया, कोई त्योहार पड़ गया, त्योहार मतलब दीपावली, खिचड़ी, कुछ भी त्योहार हो, और मृत्यु किसी की मृत्यु हो जाए परिवार में, और कर्म कांड के लिए, कर्म कांड मतलब एक तरह से पूजा पाठ के लिए, तो इस तरह के कर्ज में उन्हें उच्च ब्याज देना पड़ता है। और जब वह ब्याज चुका नहीं पाता तब उसे बंधुआ मजदूर बनना पड़ता है। और वह व्यक्ति जब उस कर्ज को नहीं दे पाता, नहीं चुका पाता, और उसको उच्च ब्याज देना पड़ता, ब्याज भी बढ़ता है, तो उस समय क्या होता था, उसको क्या बंधुआ मजदूर बनना पड़ता था। बंधुआ मजदूर एक तरह से उससे सभी काम कराए जाते हैं और उससे पैसा भी नहीं दिए जाते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है, स्वास्थ्य और पोषण। स्वास्थ्य और पोषण, निम्न स्तर के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकांश जातियां गरीब हैं। निम्न स्तर के जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनकी बहुत सारी जातियां गरीब हैं। इनके स्वास्थ्य की दशाएं खराब होती हैं, इनका जो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इनके मकान कच्चे होते, मड़ई में रहते हैं। मड़ई यानी एक तरह से मान लीजिए कि क्या होता है, छप्पर में रहते हैं, छप्पर जिसे कहा जाता है। इन मकानों में शौचालय, पेशाब घर, स्नान घर, नाली और खिड़की नहीं होती है। अब जो ऐसा घर है तो उसमें कहाँ पर उनको पेशाब करने यानी टॉयलेट कहाँ पर होगा, स्नान घर यानी नहाने का घर, नाली, खिड़की, ये सब कैसे हो सकती हैं। तो इसी मकान में वे क्या करते हैं, गाय, भैंस और
बकरा बकरी के साथ रहते हैं और वह अपने जानवर के साथ भी इसी में रहते हैं। गांव की गली में ही वे शौच कर लेते हैं और अपने गांव में ही अगल बगल जाकर वह शौच यानी एक तरह से जो लेटरिन बाथरूम है वह सभी क्या करते हैं, कर लेते हैं। अपने मकान के बाहर ही वे बर्तन साफ कर लेते हैं। अपने मकान से बाहर जाएंगे तो वहीं बर्तन साफ करेंगे। ना तो उनके कुएं साफ होते हैं और ना ही हैंडपम्प, ना तो वह उनके कुएं साफ होते, ना ही तो हैंड पंप। क्योंकि अगर बिगड़ गया, कोई दिक्कत हो गया तो उसके लिए पैसा चाहिए। कुआं भी साफ करवाने के लिए पैसा चाहिए, सबको जुटाना पड़ेगा, साफ करवाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। तो इस तरह से गरीबों में यह समस्या होती है। आगे आपको लिखना है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या है? ग्रामीण समाज पर नगरीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। ग्रामीण समाज पर नगरीकरण का क्या प्रभाव, इसको आप बताइए। उत्तर में लिखेंगे, नगरीकरण की प्रक्रिया के कारण ग्रामीण समाज में ग्रामीण परिवारों के सदस्य जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण को नए अपना रहे हैं। नगरीकरण मतलब एक तरह से जो ग्रामीण समाज के लोग हैं, परिवार हैं, सदस्य हैं, सभी लोग हैं, वह नए दृष्टिकोण को अपना रहे हैं। नए दृष्टिकोण मतलब एक तरह से नए नियम कानून खान पान, ठीक। जीवन पर परंपरागत ढंग परिवर्तन हो रहा है और ग्रामीण परिवार उन गतिविधियों को अपना रहे हैं जो अधिक लाभप्रद तथा तार्किक है। और वह ग्रामीण परिवार के लोग अब एक ऐसी गतिविधि कर रहे हैं और वह अपने जो परंपरागत उनका ढंग है उसमें परिवर्तन हो रहा है। एक तरह से ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें लाभ अधिक हो, तार्किक हो और बहुत ही अच्छा लाभ हो। तो आगे और भी इसमें आपको लिखना है। आगे क्या लिखना है आपको? MSA राव के अनुसार इन्होंने परिभाषा क्या दिया है थोड़ा से, संपूर्ण भारतवर्ष के अधिकांश गांव नगरीय प्रभावों ओतप्रोत होते जा रहे हैं। क्या है कि संपूर्ण भारतवर्ष के अधिकांश गांव क्या है, नगरीय प्रभावों से, यहाँ पर से लिखना क्या है, नगरीय प्रभाव से ओतप्रोत होते जा रहे हैं। यानी सब लोग ओतप्रोत मतलब परिचित होते जा रहे हैं। किससे? नगरी से, नगरीकरण से। कहा किसके अनुसार? तो MSA राव के अनुसार। ग्रामीण समाज पर नगरीय प्रभाव, ग्रामीण समाज पर नगरीय प्रभाव 3 प्रकार के हो सकते हैं। ग्रामीण समाज में नगरीकरण के प्रभाव, नगरीय प्रभाव कितने तरह से हो सकते हैं? 3 तरह से हो सकते हैं। पहला क्या है? नगरीय पर्यावरण का प्रभाव उन लोगों के माध्यम से पता चलता है जो नौकरी या व्यवसाय करने के किसी नगर में गए हैं। अब नगरीकरण का जो पर्यावरण पर प्रभाव होता है वह कैसे होता है? कोई नौकरी कर रहा है या कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई उद्योग लगा है, तो इससे क्या है कि वह ज़्यादा यूज करेगा और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा और ज़्यादा फेंकेगा कचरा। तो इस तरह से पर्यावरण पर भी नुकसान पहुंचता है। तो ये है नगरीकरण का पहला पॉइंट। आगे आपको क्या लिखना है? आगे लिखना है कि दूसरे में औद्योगिक नगरों के पास जो गांव हैं वहां से बाहर आने जाने लोगों से प्रभावित हो रहे हैं। औद्योगिक नगरों के आसपास जो गांव हैं, अब औद्योगिक नगरों जो उद्योग है वहाँ के आसपास जो रहने वाले लोग हैं वह बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं। क्यों? जैसे भिलाई नगर के बन जाने के कारण वहाँ बसे अनेक गांव ने, अब क्या हुआ, भिलाई एक नगर बना। अब नगर बना तो एक तरह से नगरीकरण हुआ, कुछ नया हुआ। तो अनेक गांव ने जो नगरीय विशेषताओं का धारण कर लिया। अब बहुत गांव है जो नगरीय विशेषता को धारण कर लिया। जिन लोगों का खेत सरकार उद्योग निर्माण के लिए लेती है उन्हें वहाँ रोजगार भी देती है। अब सरकार तो ज़मीनें ले ली किसी उद्योग के लिए, कोई भी काम के लिए, उसके लिए सरकार रोजगार देगी, यानी उनको काम देगी और उनको पैसा देगी। तो ये है दूसरा पॉइंट, नगरीकरण का प्रभाव। अब तीसरा क्या है नगरीकरण का प्रभाव में, कि महानगर जो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं उनके आसपास के गांव पूरी तरह नगरीय पर्यावरण में परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे अब जो महानगर जो कुछ महानगर है जो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं उनके आसपास क्या हो रहा है कि पर्यावरण में परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे क्या है, नगरीय पर्यावरण में परिवर्तित, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी एवं इलाहाबाद तथा आगरा आदि का जो रूप आज है वह 50 वर्ष पहले नहीं था। यानी जिस तरह से दिल्ली को सजाया गया, बनाया गया, कोचिंग सेंटर, हर सुविधाएं लाई गई, मुंबई में लाया गया, लखनऊ में लाया गया, कानपुर में लाया गया, वाराणसी में, इलाहाबाद में,
तो जो सुविधा पहले थी वह सुविधा 50 वर्ष पहले जो थी वह आज, मतलब जो 50 वर्ष पहले नहीं था, जो आज सुविधा वह 50 वर्ष पहले ऐसा सुविधा नहीं था। आगे आपको लिखना है, इसी में आपको आगे लिखना है, नगरीकरण की प्रक्रिया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिक तीव्र हो गई। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखना है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कितना पॉइंट बताया, अभी मैं आपको आपको 3 पॉइंट बताया। अब 3 पॉइंट के नीचे आप एक लाइन छोड़कर, यानी जिसे कहा जाता है एक पैराग्राफ छोड़ दी, एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है कि क्या लिखना है, नगरीकरण की प्रक्रिया जो है वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिक तीव्र हो गई। यानी जब स्वतंत्र हो गया भारत तो बहुत ही तेजी से चला। अब ग्रामीण समाज का स्थान नगरी समुदाय लेते जा रहे हैं। ग्रामीण समाज यानी ग्रामीण समाज का जो स्थान है वह नगरी समुदाय लेते जा रहे हैं। तो क्या लिखना है, गेराल्ड ब्रिज के अनुसार उन्होंने कहा नगरीकरण के बारे में कि नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण लोग नगरी कहलाने लगते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया है, इसी के कारण लोग नगरी कहलाने लगते हैं, शहरों में रहने लगते हैं, खेत में कृषि कार्य के स्थान पर अन्य व्यवसायों को अपनाते हैं। खेत में कृषि नहीं करते हैं लेकिन कोई व्यवसाय उद्योग लगाते हैं जो नगर में उपलब्ध है, और जो शहर में उपलब्ध है उसी को, और व्यवहार प्रतिमान में अपेक्षाकृत परिवर्तन का समावेश करते हैं, और अपने व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन करते हैं, और सभी तरह के परिवर्तन प्रतिमान यानी हर कार्य को ऐसा करते हैं, नया करते हैं एक तरह से। तो दोस्तों ये रहा आपका किसका, सिविक्स, यानी सिविक्स कह दे रहा हूँ मैं, सोशियोलॉजी। ये था आपका समाजशास्त्र, यूपी बोर्ड 2025 क्लास 12 सोशियोलॉजी महामैराथन क्लास आपका था बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। 8 मार्च 2025 को जब आप समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर आपका 100 नंबर बिल्कुल पक्का मिलेगा। 100 नंबर के लिए बस इतना प्रश्न आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आगे आपको बता दूं, इसी में क्या बताना है। मैंने आपको देखिए सभी प्रश्न बताए, टोटल 100 नंबर। 100 नंबर कैसे, तो 10 नंबर अति लघुत्तरी और 30 नंबर अति लघुत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी। तो सभी प्रश्नों को मैंने बताया और सभी प्रश्नों का उत्तर बनाया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपका जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, आपके पढ़ाई का समय है। आप यही समय अपने पढ़ाई में दीजिए, तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और अपने बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनेंगे। और यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं कि हमको सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का कॉपी कैसे लिखना है, तो आपको उस वीडियो को देख लेना है। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप जान जाएंगे समाजशास्त्र की कॉपी कैसे लिखना है। मैं इस तरह से कॉपी लिखने बताता हूँ ना कि कॉपी कैसे लिखना है, उसमें आप अगर यदि उस तरह से कॉपी लिखेंगे तो आप मात्र कितने, 2 घंटे 50 मिनट, यानी 2 घंटे 30 मिनट, यानी 2 घंटे 30 मिनट, यानी आप 2.5 घंटे में ही मात्र आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉपी को लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको बताया हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है, मन से पढ़ाई करना और कभी भी किसी की बात को नहीं सुनना है कि कौन क्या कह रहा है मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। जब तक परीक्षा तब तक किसी को कुछ नहीं बोलना, सिर्फ पढ़ाई करना है, क्योंकि यह पढ़ाई आपके पूरे जीवन में, यह शिक्षा आपके पूरे जीवन में काम आएगा। जिस तरह से किसी ताला को खोलने के लिए क्या होता है, चाबी की ज़रूरत होता है, उस तरह से दिमाग को ज़िंदा करने के लिए, जगाने के लिए, बहुत ही आगे बढ़ाने के लिए और एजुकेशन का ज़रूरत होता है, दिमाग को क्या करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और दिमाग को खोलने के लिए शिक्षा यानी एजुकेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो यदि आपको किसी सब्जेक्ट पर क्या चाहिए, किसी सब्जेक्ट पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस सब्जेक्ट पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। कोई टॉपिक आपको पूछना है उस पर आप कमेंट कीजिए, कोई प्रश्न आपको ना समझ में आए उसको आप पूछिए, मतलब कुछ भी, ऑल डाउट यानी कुछ भी आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब आपको दूंगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जब आपका कोई महामैराथन क्लास आएगा तो उसमें मैं आपको जो आपका अर्थशास्त्र है, यानी क्या है आपका अर्थशास्त्र का वीडियो लाऊंगा। अगला वीडियो किस पर बनाऊंगा मैं,
अर्थशास्त्र पर मैं बनाने वाला हूँ। लेकिन यदि आप कमेंट कर देंगे तो इसके अलावा दूसरे भी सब्जेक्ट पर मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ, यानी या तो इकोनॉमिक्स, या अगर आप कमेंट करेंगे तो उसी पर मैं वीडियो दे दूँगा, सिर्फ आपको कमेंट करना है। तो देखिए मैं सभी प्रश्न कितना, प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 29 तक बता दिए, मतलब एक तरह से पूरा पेपर ही हल हो गया। सेम पेपर ऐसे ही आपका पूछा जाएगा और सेम क्वेश्चन भी आपके यही रहेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।